What's up, dog? Shit, bro, this chillin' in the wind. What's good with it? Watch out, man. Watch out. Lil G coming, man. Oh, word? They say he the GOAT. He all the way tapped in. Yeah, dog. He killing the game. Lil G, watch out, watch out. ਡੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਲਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਲੋਲੀ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਲੀ ਪੱਗ ਦੇਖਦੀ ਦੇਖ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਚੋਂ ਅੱਗ ਦੇਖਦੀ ਮਿੱਠਾ ਜੱਟ ਕੌੜੇ ਕੱਟ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਜੱਟੀਏ ਮਾਤੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਵਾਨੀ ਵਾਂ ਜੱਟੀਏ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਿੰਡੋ ਥਾਣੀ ਦੇਵਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ 40 ਲੱਖ ਬੋਲਦਾ ਡਾਲਰ 'ਚ 80,000 ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਨੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੀ ਕੁੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇਰਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀ ਦੇਖ ਮੋਮ ਦੇ ਸਟੈਚੂ 'ਚ ਵੀ ਟੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਫਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਉਹਨੇ ਲੌਂਗ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲੈ ਜੀਨਾ क्या हाल चाल है मेरे यारों बल्ले 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 Yo, G-Funk, the flame's about to drop on. क्या बात है, क्या बात है। ਓਏ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਪਿਆ ਘੁੰਮੀ ਗੇਮ ਆਇਆ ਫੇਮ ਜੱਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਰਚ ਦਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਔਜਲਾ ਨਹੀਂ ਔਜਲਾ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरे दोस्तों क्या हाल चाल है। वेरी गुड इवनिंग। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸਟਾਰ ਗੋਰੀਏ ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल हैं? बढ़िया हो? मस्त मौज बहार। Everybody stop talking now. सर जी, ओ मेरे सर जी गोरे लग रहे हो। 7 दिन में रंग गोरा, फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाओ, आपका भी रंग गोरा हो जाएगा। वही मक्खी कौन से आ गई अंदर यार? ये ना मक्खियाँ बड़ा परेशान करती हैं यार। कोई खिड़की खुली छोड़ देता है और मक्खी आके बैठ जाती है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और सुनाओ क्या हाल चाल हैं? आपको मैंने कहा था ना कि आज हमारे घर में सत्संग है, ठीक है। फिर मेरे को कल याद आया, कल तो भाई साहब संडे है ना, कल तो संडे था। तो मेरे को ये था कल संडे है, कल पता नहीं क्लास ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा। मेरे मम्मी पापा भी घर पे आए हुए थे, ठीक है। तो फिर मैंने कहा, उनको बोला मैंने क्लास है मेरी 11 बजे। अरे सो जा, 11 बजे क्लास है। मैं कहा कैसे सो जाऊँ? हाँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे कि आबा सर की क्लास नहीं हुई आज। तो मैंने कहा चलो फाइनली चलते हैं, जितने बच्चे भी लाइव अटेंड करेंगे कोई बात नहीं, बाकी कल देख लेंगे क्लास कुछ, ठीक है ना। बाकी कल देख लेंगे। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? 1 या सवा घंटे तक क्लास होगी, 1 सवा घंटे क्लास होगी। कल की टाइम, कल का क्लास का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अभी एक बार क्लास अभी ले लेते हैं, ठीक है जी, अभी ले लेते हैं। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, टाइम वेस्ट ना को करते, ठीक है, टाइम वेस्ट ना को करते जी, ठीक है सर। प्रसाद, हाँ प्रसाद यार, प्रसाद प्रसाद कैसे खिलाऊं प्रसाद? वो सामने डब्बा पड़ा यार, डब्बा पड़ा है मेरे बच्चों। 1 मिनट रुको यार, अब तुम भी यार, अब तुमने प्रसाद याद दिला दिया ना, तो 1 मिनट रुक जाओ। ये डब्बा है, हाँ जी ये लो।
तो लो मेरे बच्चों, ये लो, खाओगे? ये देखो, ये प्रसाद है, ठीक है? हाँ मेरे बच्चा, हाँ मेरे बाबू, ये लो, ये लो, आ करो, उठा लो फटाफट से प्रसाद। जाके अरे ऑनलाइन उठा लिया करो यार, इतनी शर्म मत किया करो, जल्दी करो फटाफट से, चलो उठाओ फटाफट से उठाओ, चलो ठीक है। आ जाओ अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब हमें यहाँ पे, हाँ जी, अब हमें यहाँ पे आज जो हमें चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करनी है, वो चैप्टर की रिवीजन कौन सी करनी है जी? चैप्टर की रिवीजन जो हमें करनी है वो आरसीएम वाली रिवीजन करनी है जी, ठीक है ना? चैप्टर की जो हमें रिवीजन करनी है वो कौन सी रिवीजन करनी है? आरसीएम की रिवीजन करनी है। अच्छा, लास्ट क्लास में हम टाइम ऑफ सप्लाई की रिवीजन कर चुके थे ना, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा रिवाइज हो चुका है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा रिवाइज हो चुका है। आज हमें आरसीएम की रिवीजन करनी है। आज हमारा आरसीएम पूरा तो नहीं खत्म होगा, ठीक है, एक क्लास हमारी आरसीएम में और लगेगी। अब बच्चों का ये डाउट आ रहा है, सर जी ये बताओ ये जीएसटी की रिवीजन कब खत्म होगी? तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि आज हमारी 15 तारीख है ना, तो कोशिश करेंगे 18 या 19 तारीख को इसको हम पैक कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब आप ये मान लो कि 20 तारीख के अप्रोक्सीमेट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। वैसे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ऑलरेडी मैं फिर कह रहा हूँ यूट्यूब पे मैराथन डली हुई है, बट उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो होगी होपफुली 20 तारीख से हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी? सर आप लोअर पहन के पढ़ा रहे हो? नहीं बेटे, कुर्ता पजामा डाला हुआ है, ठीक है जी, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा डाला हुआ है, ठीक है? चलो आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, प्लीज बातचीत बिल्कुल नहीं करनी जी यहाँ पे। अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जो हमारा है, वो चैप्टर हमारा है आरसीएम का, ठीक है? आ जाओ जी। वो चैप्टर हमारा कौन सा है? आरसीएम का है। तो यहाँ पर हम एक चैप्टर कर रहे हैं आरसीएम। अच्छा, इसी के साथ में ना एग्जम्पशन वाला पॉइंट भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? साथ में एग्जम्पशन वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जम्पशन और आरसीएम जो है वो दोनों हमारे एक साथ चलेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो अच्छा, एक बात मेरे को बताओ, वैसे तुम्हें आरसीएम का मतलब पता है क्या होता है? एक बात मेरे को बताना, तुम्हें आरसीएम का मतलब वैसे एक्चुअल में पता है आरसीएम का मतलब क्या होता है? आरसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा, आरसीएम की फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि उसमें जीएसटी कौन पे करेगा? आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा या आरसीएम में जीएसटी रिसीवर पे करेगा? ऑब्वियस सी बात है, रिसीवर पे करेगा। अच्छा, आरसीएम में जीएसटी जो रिसीवर पे करेगा, वैसे तो सप्लायर पे करता है, बट जिस केस में रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज बोलते हैं। याद करो, मैंने कहा था जीएसटी में ना 3 लोग जीएसटी पे करने के लायबल होते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। और वो 3 लोग कौन कौन से निकल के आते हैं? पहला या तो सप्लायर पे करने के लायबल होगा, दूसरा या तो रिसीवर पे करने के लायबल होगा, तीसरा फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी जीएसटी पे करने के लायबल होगी। अगर सप्लायर पे करने के लायबल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड चार्ज। अगर रिसीवर जीएसटी पे करने के लायबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स चार्ज, ठीक है? और अगर थर्ड पार्टी पे करने के लायबल होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब एक बच्चा कहता है क्या था? हाँ जी, क्या क्या पढ़ाते हो सर आप? फिर नालायक टैक्स पढ़ाता हूँ। सर एक बात ये बताओ, ये आरसीएम आपने बोला कि जिसमें रिसीवर जीएसटी पे करता है, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि रिसीवर कहाँ कहाँ जीएसटी पे करता है? मतलब क्या गुड्स वाले केस में भी रिवर्स चार्ज है, क्या सर्विस वाले केस में भी रिवर्स चार्ज है, या दोनों केस में रिवर्स चार्ज है? तो आपको बता दूं, गुड्स वाले केस के अंदर भी रिवर्स चार्ज है, सर्विस वाले केस के अंदर भी रिवर्स चार्ज है, और फाइनली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी निकाल चुकी है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि गुड्स आज नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, सर्विस की भी आज यहां पे नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। तो गुड्स और सर्विस दोनों केस में यहां पे रिवर्स चार्ज की बात होती है। अच्छा, आज जो हम यहाँ पे बातें डिस्कस करेंगे, आज हम बातें डिस्कस करेंगे वो सर्विस की बातें डिस्कस करेंगे, कैसे कौन कौन सी सर्विसेज हैं जहां पे रिवर्स चार्ज की बातें होती हैं। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? या तो सप्लायर या रिसीवर या थर्ड पार्टी। सप्लायर लायबल है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड चार्ज है, रिसीवर लायबल है तो फिर वो रिवर्स चार्ज है, अगर थर्ड पार्टी उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। वो सारी बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। अब यहां पे आ जाओ जी, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में सारे बच्चे फटाफट से बोला, सेक्शन नंबर 9 में टोटल मिला के। सर डोंट यान, बेटे तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, मेरे को बात सी नहीं आती, मेरे को मेरी बात छोड़ दो तुम, ठीक है ना? इतना तुम्हारा पढ़ने का पैशन नहीं होगा, तुम्हारे पेपर के लिए था, मुझे पढ़ाने का पैशन है। बात समझ रहे हो? मतलब आप मानोगे मैं अभी, मतलब पूरा दिन मेरा कितना हेक्टिक था। अभी घर का फंक्शन था, घर के फंक्शन में सारे घर वाले वही हैं,
मैंने कहा मेरे को जाना है, मेरी 11 बजे क्लास है। आप समझ रहे हो? मतलब और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था, मतलब वहां पे गए हुए थे सारे फैमिली वाले, वहां पे हम आज घर के सत्संग के बाद वहां पे गए, उनका वहां पे फंक्शन था। मैंने कहा नहीं मेरी क्लास है। तुम्हारे अंदर इतना पैशन नहीं होगा नालायकों, तुम्हें उबासियां आ जाती हैं रात को, हाँ तुम्हें नींद आ जाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। इधर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आओ सेक्शन नंबर 9। अब अगर मैं 9 की बात करूंगा तो टोटल मिला के 5 सब सेक्शन यहाँ पे निकल के आते हैं। एक तो 9(1) यहाँ पे आता है, 9(2) यहाँ पे आता है, 9(3) यहाँ पे होगा, 9(4) यहाँ पे होगा, 9(5) यहाँ पे होगा। अच्छा अगर मैं 9(1) की बात करूंगा तो 9(1) जो है दैट इज जनरल प्रोविजन। अब जनरल प्रोविजन जो है ना वो बिल्कुल बेकार का है। मतलब ये कहता है कि जीएसटी कब लगेगा, ठीक है, क्या होने पर लगेगा, कौन सी वैल्यू पर लगेगा, फिर किस पे नहीं लगेगा, ये सारी की सारी बेसिक बेसिक बातें जो है वो 9(1) की निकल के आती हैं। 9(2) फिर बताता है कि पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा। अच्छा पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा, ये तो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। याद करो पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये बातें 9(2) में लिखी हैं। फिर 9(3) यहां पर बात करेगा। 9(3) जो है वो रिवर्स चार्ज का है, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन से गुड्स ऐसे होंगे जहां पे रिसीवर जीएसटी पे करेगा, वो सारी बातें 9(3) की हैं। 9(4) भी रिवर्स चार्ज का है, बट 9(4) हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो 9(4) को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। 9(5) में लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से केस होंगे जहां पे ना तो सप्लायर पे करेगा ना ही रिसीवर पे करेगा, वहां पे थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी। और थर्ड पार्टी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। दोबारा बोलो, थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो 9(5) हम नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करेंगे। अब यहां पे एक बार देखो 9(1) बिल्कुल बेसिक सा वही। 9(1) क्या है, जीएसटी किस पे लगेगा, सप्लाई। सप्लाई या तो इंट्रा स्टेट होगी या इंटर स्टेट होगी। और किस पे लगेगा, गुड्स पे लगेगा, सर्विस पे लगेगा, दोनों पे लगेगा। और फिर किन पे नहीं लगेगा, इन गुड्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर जीएसटी देने वाला कौन होगा, टैक्सेबल पर्सन होगा। कैसे पे करेगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। उसके बाद किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, सेक्शन 15 की वैल्यू पर लगेगा। और रेट क्या होंगे, मैक्सिमम 20% तक लगेगा सीजीएसटी, 20% तक लगेगा एसजीएसटी, टोटल 40% से यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अभी एट प्रेजेंट यहां पे कितना चल रहा है जी, एट प्रेजेंट यहां पे कितना चल रहा है, एट प्रेजेंट जो है अभी 28% जीएसटी चल रहा है। वैसे तो अब 40% वाला रेट भी आ चुका है, पता है ना, 22 सितंबर को जीएसटी की रेट में चेंज आया था, बट वो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वैसे 22 सितंबर को जीएसटी की रेट में चेंज आया था, वैसे वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। बट अब 40% वाला रेट भी आ चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 28% वाला खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ने 28 वाला खत्म कर दिया, 12 वाला खत्म कर दिया। अब कौन सा रेट है, तो 5% लगेगा या 18% लगेगा या 40% लगेगा। बट हमारे एग्जाम के लिए 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, और 40% वाला हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 5, 12, 18, 28 यही 4 रेट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। उसके बाद देखो फिर यहां पे, फिर पेट्रोल पे जीएसटी कब लगेगा, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा। और पेट्रोल मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। दोबारा बोलो, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। कौन कौन से, यहाँ पे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, और यहाँ पे मोटर स्प्रिट। इन पे तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल यहाँ पे रिकमेंड करेगी, तब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे आ जाओ 9(3), यहाँ पे रिवर्सर की बात करते हैं। अब एक बार सारे बच्चे बिल्कुल सीधे होके बैठ जाओ। सर आईटीसी की सेकंड क्लास, हाँ बेटे आईटीसी का हो चुका है। हेलो पोदार साहब, ओए पोदार साहब, आकाश, हो चुका है, खत्म, आईटीसी खत्म मेरे बच्चे। वो मैंने उस दिन वाईफाई नहीं चल रहा था ना, तो मैंने वो रिकॉर्ड करके क्लास डाल दी थी, एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब प्लीज बातचीत नहीं यार, प्लीज बातचीत नहीं, ठीक है ना। अब एक बात मेरे को बताओ, सारे बच्चे बताओ, हेलो ओए 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 ओए, हेलो ओए, इधर एक बात बताओ, आरसीएम में जीएसटी कौन देगा, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। साथ में लाइक करते रहो वीडियो, ठीक है ना, साथ में लाइक करते रहो। और फिर वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके सोना, बिना कमेंट किए जो सोया उस रात को आएगा गंदे वाला सपना, एकदम ऐसे करके उठ जाओगे। फिर ध्यान रखना, मेरे को सारे बच्चे आंसर दो। रिवर्स चार्ज में जीएसटी कौन पे करता है, सप्लायर या रिसीवर, रिसीवर पे करता है। दोबारा बोलो, कौन पे करता है, रिसीवर। अच्छा तो हमें याद है कि हमने टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकालना भी सीखा था। तो अगर थोड़ा तो मैं याद आ रहा हो, गुड्स वाले केस में सेक्शन नंबर 12(3), सर्विस वाले केस में सेक्शन नंबर 13(3), आरसीएम वाले केस में जीएसटी हमें देना कब होता है, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होता है। हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीख चुके हैं आरसीएम का। तो ये बात तो कंफर्म है कि रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर जीएसटी पे करता है। अब बस यही देखना है कौन कौन सी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आओ जी।
अब यहाँ पे आओ, सबसे पहली सर्विस जो यहाँ पे आरसीएम में कवर होती है, अब यहाँ पे देखो क्या जी। अब यहाँ पे पहली सर्विस यहाँ पे कवर हो रही है, वो सर्विस हमारी यहाँ पे है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। किसकी सर्विस है? स्पॉन्सरशिप की सर्विस। दोबारा बोलो, किसकी सर्विस है? स्पॉन्सरशिप की सर्विस। अब अगर ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस कोई भी पर्सन दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर, पहले यहां पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा था, अब यहां पे अमेंडमेंट आ चुकी है, जिसने यहां पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखा हो अपने नोट्स में, उस नोट्स को अमेंड कर लेना। अब यहां पे रिवाइज एंट्री ये बात कहती है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कि अगर कोई पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, उस केस में गवर्नमेंट कहती है आरसीएम लग जाएगा। सर आरसीएम लगने का मतलब क्या है? आरसीएम लगने का मतलब है कि वहां पर फिर बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म जीएसटी पे करेंगे, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, इधर देखो ध्यान से, एक बात मेरे को सोच के बताना यार। अभी ना टाटा आईपीएल आने वाला है। अच्छा, आपने टाटा आईपीएल, तो आईपीएल को स्पॉन्सर कौन करता है बताना मुझे। वैसे मेरे मुंह से नाम निकल गया, बट चलो एक बार फिर भी तुमसे पूछ लेता हूं। जैसे टाटा आईपीएल है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टाटा आईपीएल जो है, तो ये आईपीएल को स्पॉन्सर कौन करता है जी? टाटा करता है। अच्छा, टाटा आईपीएल को स्पॉन्सर करने के पैसे लेता होगा, पैसे देता होगा? बताओ, सोच के बताओ सारे बच्चे, वो सोच के बताओ, क्या पैसे लेता होगा या पैसे देता होगा? शाबाश, बोलते रहो जी। हाँ नहीं, पैसे देता होगा, बिल्कुल देता होगा। अच्छा, टाटा पैसे देता होगा, टाटा पैसे किसको देता होगा बताना भाई। अगर टाटा आईपीएल स्पॉन्सर कर रहा है तो टाटा आईपीएल स्पॉन्सर करने के पैसे किसको देता होगा? ऑब्वियस सी बात है, बीसीसीआई को देता होगा जी, ठीक है ना, पैसे बीसीसीआई को देता होगा। अच्छा, पैसे अगर बीसीसीआई को दे रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? टाटा प्रोवाइडर है या बीसीसीआई प्रोवाइडर है? पहले इस बात पे डिस्कशन हो जाए भाई। अगर मान लो टाटा पैसे देता है, बीसीसीआई पैसे लेता है, तो टाटा पैसे दे रहा है बीसीसीआई को, तो मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है, इस केस में सप्लायर कौन है, इस केस में रिसीवर कौन है? सप्लायर यहां पे कौन है, टाटा या बीसीसीआई? सोच के बताओ, सप्लायर कौन है? सप्लायर, सप्लायर टाटा है, हैं? सप्लायर टाटा है? अबे नालायकों, एक बात मेरे को सोच के बताओ, टाटा यहां पर पैसे दे रहा है बीसीसीआई को, तो पैसा देने वाला जो होता है वो तो सर्विस रिसीवर होता है ना, पैसा लेने वाला जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी टाटा को, ये पॉइंट निकल के आएगा। एक बार दोबारा बोलूंगा, बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी किसको? टाटा को। तो बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी टाटा को, ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दिया टाटा को, तभी टाटा ने पैसे दिए बीसीसीआई को। अब सारे बच्चे बोल देना, बीसीसीआई कौन है? क्या इंडिविजुअल है या कंपनी है? सारे बच्चे बोलो, बीसीसीआई कौन है? इंडिविजुअल है, कंपनी है? ऑब्वियस सी बात है कंपनी है, तो मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट है। टाटा कौन है? ऑब्वियस सी बात है कंपनी है, कंपनी मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है। मैं आपसे एक बार जानना चाह रहा हूं, अगर बीसीसीआई टाटा को स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहा है, इस सर्विस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा? बस मेरे को इतना बता दो, देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना काम कर रहा है। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बन गया, तुम क्या आंसर देके आओगे? अगर बीसीसीआई ने टाटा को स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर होगी या रिवर्स चार्ज में कवर होगी? बस ये बता दो। हाँ जी, फॉरवर्ड चार्ज में कवर हो गया, रिवर्स चार्ज? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं कह रहा हूं तुमने यार मेरी नींद बढ़िया कर दी रात की यार। ये तुम आंसर देखे ना, तुमने मेरी नींद बढ़िया कर दी। मैं विदाउट टेंशन आराम से सो सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिल्कुल परफेक्ट मुझे आंसर दिया कि सर यहां पर फॉरवर्ड चार्ज की बात है। अच्छा, मैंने कहा फॉरवर्ड चार्ज क्यों? गावा सर यहां लिखा तो है कि सर्विस देने वाला जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, बट ये तो बॉडी कॉर्पोरेट है। बट और अगर बॉडी कॉर्पोरेट सर्विस देगा फिर फॉरवर्ड चार्ज है। हाँ, पहले जब ये अमेंडमेंट नहीं आई थी, इस केस में आरसीएम था, बट अब गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम तभी लगेगा अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, उस केस में आरसीएम लगेगा, नहीं तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। ले जी, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने जीएसटी की रिवीजन क्लास में कि गाबा सर फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है?
मेरे बच्चे फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ही होता है कि जहां पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, जहां पे रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे ना करे। जहां पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे, जहां पे रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे ना करे, उसको फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पक्का पक्का। तो यहां पे दिमाग में सेट हो गया, रिवीजन हो गई। तो बताओ क्या क्रक्स निकल के आ रहा है? क्रक्स से निकल के आ रहा है कि अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट एक बॉडी कॉर्पोरेट को स्पॉन्सरशिप की सर्विस देगा, उस केस में आरसीएम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अगला फिर यहां पे निकल के आ रहा है, नेक्स्ट निकल के आ रहा है जी डायरेक्टर की सर्विस। डायरेक्टर, अब गवर्नमेंट कहने लग रही है कि भाई साहब जो ये डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर, ये डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस देते हैं तो इनकी सर्विस पे भी गवर्नमेंट कह रही है आरसीएम है। अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहे हैं, उस पे भी आरसीएम है। मतलब कंपनी वाले डायरेक्टर के बिहाफ पे जीएसटी पे करेंगे, डायरेक्टर जीएसटी पे नहीं करेगा। ये बात ध्यान दो। बट पहली बात ये समझो, डायरेक्टर के ना हर केस में आरसीएम नहीं है। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, सारे बच्चे आंसर देना। क्या डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं या नहीं हो सकते? पहले ये बताओ जी, जल्दी बताओ। क्या, पहले बताओ, क्या डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बस मेरे को ये बता दो जी, क्या डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इस बात पे बताओ मेरे को फटाफट से, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। क्या कहने लाग रहे भाई हैं? आंसर क्यों ना दे भाई? हो सकते हैं। अच्छा, अगर डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉई हैं और डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, अगर डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉई हैं और वो एज ए एम्प्लॉई काम कर रहे हैं और उनको मिलने वाला पैसा सैलरी है, तो सोच के बोलना, क्या डायरेक्टर की सर्विस पे जीएसटी लगेगा? क्या डायरेक्टर की सर्विस पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। याद है सप्लाई के चैप्टर में शेड्यूल 3 एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉई के सभी काम, ना तो गुड्स के सप्लाई बनते हैं ना सर्विस के सप्लाई बनते हैं, उनके कामों पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है, उनको मिलने वाला पैसा सैलरी है, मतलब उसका टीडीएस सेक्शन 192 में कटता है सैलरी वाले चैप्टर में, तो उस अमाउंट पे कोई जीएसटी की बातें नहीं होंगी। रीजन, क्योंकि सैलरी पे इनकम टैक्स की बातें होती हैं। अब एक बच्चा कह रहा है, अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट एक मान लो एक डायरेक्टर जो है ना वो कंपनी का एम्प्लॉई है, तो क्या ये जरूरी है कि जो वो काम करेगा हमेशा एम्प्लॉई वाले करेगा, या वो अदर देन एम्प्लॉई वाले काम भी कर सकता है? अदर देन एम्प्लॉई वाले काम भी कर सकते हैं। माना वो एम्प्लॉई है बट वो साथ में कंसल्टेंसी की सर्विस भी दे रहे हैं। मान लो, माना एम्प्लॉई है, बिल्कुल 100% एम्प्लॉई है, बट वो साथ में कंसल्टेंसी की सर्विस भी दे रहे हैं, साथ में वो अदर सर्विस भी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर वो अदर सर्विस दे रहे हैं और वो एज ए एम्प्लॉई वाले काम में कवर नहीं है, उसकी जो फीस मिल रही है उसका टीडीएस 192 में नहीं कटता, सैलरी के चैप्टर में, उसका टीडीएस किसी और सेक्शन में कटता है, तो फिर उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, चाहे वो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय हो क्यों ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मिलने वाला पैसा जो है वो सैलरी में कवर नहीं है। और हां, जब डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा जी। देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है जी, एक बार सारे बच्चे यहां पे देखो रही, डायरेक्टर कंपनी, दो केस हैं, या तो डायरेक्टर एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय नहीं है। पहली बात तो अगर एम्प्लॉय नहीं है, पहले बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो जीएसटी लगेगा और आरसीएम में लगेगा। अच्छा अब यहां पे आओ, अगर वो एम्प्लॉय है, अगर वो एम्प्लॉय है, अब दो केस है, या तो वो काम कर रहा है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में, या वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा। अब अगर वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा, मतलब मिलने वाला पैसा सैलरी में कवर नहीं है, डायरेक्टर सिटिंग फीस हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, उस केस में जीएसटी लगेगा जी, उस केस में जीएसटी लगेगा। अब अगर वो इन द एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है तो ना वो गुड्स ना वो सर्विस शेड्यूल 3 में कवर है, कोई जीएसटी नहीं है। अब जहां पे जीएसटी लगेगा, अब दो केस हैं कि डायरेक्टर जो काम कर रहा है, क्या वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में कर रहा है या पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है। अब अगर एक डायरेक्टर की ही कैपेसिटी में काम करेगा तो फॉरवर्ड चार्ज नहीं, रिवर्स चार्ज है। बट अगर एक डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में काम करेगा, मतलब उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, उसका रेंट आ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला वहां फॉरवर्ड चार्ज है, वहां पे रिवर्स चार्ज की बात नहीं है। बस ये पर ध्यान दो जी। और पता नहीं रात के टाइम ना सरस्वती माता पक्का कई बार बैठी होती है। जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, मैं आपको क्वेश्चन लीक करके दे रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आरसीएम में से क्वेश्चन पक्का बनेगा और वो डायरेक्टर वाला बनेगा जी। मतलब मेरी इंट्यूशन ये बात कह रही है इस टाइम कि इस बार आरसीएम में से क्वेश्चन पक्का बनेगा, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो डायरेक्टर वाला बनेगा। तो बहुत ध्यान से डायरेक्टर वाली एंट्री पढ़ लेना,
ठीक है ना, बहुत ध्यान से डायरेक्टर वाली एंट्री पढ़ लेना और अकॉर्डिंगली आपको मैंने यहां पर बता दिया जी। डन, यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? सारे के सारे लिंक जो हैं जी, सारे के सारे लिंक जो हैं वो ऑलरेडी आपके डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे लिंक मैंने डाले हुए हैं, वहां पे लिंक आप डाउन मतलब क्लिक करोगे, सारे पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगे जी। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ, इधर सुनो ध्यान से जी, इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पर हमने दो एंट्री कर ली जो आरसीएम में कवर है। पहली एंट्री हमने कौन सी की है? स्पॉन्सरशिप की सर्विस। दूसरी एंट्री हमने कौन सी की है? डायरेक्टर की सर्विस। तीसरी एंट्री जो हम करने जा रहे हैं वो यहां पर है इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लोगे क्या? ऑलरेडी मैंने आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले बता दिया था, तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके सुन लेना कि मैंने क्या बताया था, तो आपको आइडिया लग जाएगा जी। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का मैंने आपको बताया आज वाली क्लास के अंदर, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, ओए सुनो, एक बात मेरे को बताओ, क्या तुम्हारे घरों में इंश्योरेंस बेचने वाले आते हैं? सोच के बताना, क्या तुम्हारे घरों में इंश्योरेंस बेचने वाले आते हैं? शायद तुम्हें पता नहीं होगा बट तुम्हारे पापा को पता होगा। मतलब होता क्या है, अरे कई कंपनियों के एजेंट के कॉल आते हैं कि हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो, हमारी कंपनी का इंश्योरेंस ले लो। अच्छा, अब ये जो इंश्योरेंस एजेंट है ये किसी कंपनी का इंश्योरेंस बेच रहे हैं, आप मेरे को बताओगे इनको बदले में क्या मिलता होगा? भाई अगर एचडीएफसी का इंश्योरेंस एजेंट अगर एचडीएफसी का इंश्योरेंस बेचेगा तो उसको बदले में क्या मिलता होगा? ऑब्वियस सी बात है, पर इंश्योरेंस कमीशन मिलती होगी। क्या मिलता है? पर इंश्योरेंस कमीशन मिलती है। उस कमीशन पे क्या लगेगा? जीएसटी। अब गवर्नमेंट वही कहना चाह रही है कि अगर एक इंश्योरेंस एजेंट अपनी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, उसके बदले में जो कमीशन है उस पे जो जीएसटी है ये इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करेंगे। यहां पर इंश्योरेंस एजेंट जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर एक एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाले यहां पे जीएसटी पे करेंगे, इंश्योरेंस एजेंट यहां पे जीएसटी पे नहीं करेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये तीसरी एंट्री हमारी निकल के आ रही है, कौन सी? इंश्योरेंस एजेंट की। अब यहां पे आ जाओ, अब चौथी और पांचवी ये दो एंट्री आपस में ना इंटरकनेक्टेड है। सर आज वाली क्लास में आप कितनी एंट्री कराओगे? मेरा टारगेट तो है कि कम से कम हम 10 से 12 एंट्री तो हम कर लें आज, ठीक है ना, ताकि अगली क्लास में पूरा चैप्टर हमारा अच्छे से रिवाइज हो जाए। अगली क्लास के बाद इस पे मैं और कोई क्लास लगाना नहीं चाहता, और हो सकता है शायद अगली क्लास तुम्हारी कल ही हो जाए, ठीक है ना। आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम पे सारे बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहा करो। और टेलीग्राम आप सबको पता ही है हमारा विवेक गाबा के नाम से है, 59,000 फैमिली के मेंबर्स हैं, तो उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो टारगेट मेरा ये है कि आज हम 12-13 एंट्री कवर कर लें, ताकि बची हुई एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके इस चैप्टर को रिवाइज खत्म करें। अब यहाँ पे अगली एंट्री जो मेरी निकल के आ रही है, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है म्यूजिक कंपोजर वाली, वो है म्यूजिक कंपोजर वाली। अब म्यूजिक कंपोजर वाली का मतलब क्या है, एक बात बताओ, जैसे आपको पता है मैंने आपको पहले बताया भी था कि मेरी हर वीडियो पर ना कॉपीराइट क्लेम है। अच्छा, कॉपीराइट क्लेम का मतलब क्या होता है? जैसे एक बात बताओ, अभी हमने बैठे बैठे ना एक धुन बनाई, अभी हमने एक बैठे बैठे धुन बनाई, ला 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 टाइल 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 टन टन टन, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे, नन 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 नन। अब क्या हुआ भाई साहब, इतनी बढ़िया धुन बनाई, अच्छा अब ये धुन हिट हो गई। अब ये धुन हिट हो गई तो क्या हुआ, एक म्यूजिक कंपनी वाले मेरे पास आए, पी सीरीज वाले, उन्होंने कहा हम आपकी धुन को ना ये मतलब हम इस धुन को अपने गाने में डालना चाहते हैं। मैं कहा भाई धुन मेरी है, ये तो मेरे बच्चों ने बनाई है धुन, कैसे कैसे मैंने मेरा हमारा कॉपीराइट है। कह रहे हम आपको कॉपीराइट के बदले में पैसे देंगे ना। भाई आप म्यूजिक कंपोजर हो, आपने म्यूजिक कंपोज किया, आप म्यूजिक कंपनी को क्या कर रहे हो, आप कॉपीराइट दे रहे हो, तो आपको बदले में रॉयल्टी मिलेगी। अब जो वो फीस मिलेगी उस पर जीएसटी लगेगा। तो आज अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है, ध्यान सुना, आज अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है, आज अगर कोई फोटोग्राफर है, म्यूजिक कंपोजर है, मान लो आर्टिस्ट है, अगर वो सर्विस दे रहा है म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को, तो इस केस में गवर्नमेंट कहती है जो जीएसटी होगा वो ये कंपनी लोग जीएसटी पे करेंगे, तुम जीएसटी पे नहीं करोगे।
आर अगर आपको पता हो, आर फोटोग्राफी बहुत कॉस्टली बिकती है सर। आर फोटोग्राफी, यार मूवीज के अंदर फोटोग्राफी यूज हो रही है, और नाटकों के अंदर फोटोग्राफी यूज हो रही है। अब अगर आप किसी की फोटोग्राफी यूज करते हैं, उसका कॉपीराइट होता है, उसके बदले आपको फीस मिलती है, उस फीस पर गवर्नमेंट कह रही जीएसटी की बातें हो सकती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब क्वेश्चन यहां पर ये निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट अगर कॉपीराइट दे रहा है, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और द लाइक को ये कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहा है, इस पे जीएसटी जो है फिर वो कंपनी वाले पे करेंगे, ये लोग जीएसटी पे नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या था, यहां पे ना एक पॉइंट और था ऑथर टू पब्लिशर वाला, यहां पर एक पॉइंट और था ऑथर टू पब्लिशर। अब पहले क्या था, पहले ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में ना आरसीएम था। मतलब पहले क्या था, पहले ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में आरसीएम था कि अगर ऑथर ने पब्लिशर को अपने बुक का कॉपीराइट दिया तो उस पे जीएसटी जो है वो रिसीवर पे करेगा, सप्लायर पे नहीं करेगा। पहले ये बात लॉ में लिखी थी। बट एक बात मेरे को बताओ सर, आर कई, जैसे आपने नाम सुनाओ कुमार विश्वास का, अब आपने नाम सुना कुमार विश्वास का, तो ना वो कई सारी कविताएं भी गाता है कि अपना कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। अब एक कुमार विश्वास की कविता है। अब कुमार विश्वास कविताएं भी गा रहा है, कुमार विश्वास किताबें भी लिख रहा है। अब वो कविताएं गाने के लिए फॉरवर्ड चार्ज में कवर है और फिर वो किताबों के लिए रिवर्स चार्ज में कवर है। अब कुमार विश्वास कहता नहीं मेरा काम सिर्फ बुक्स का नहीं है, मेरे और भी काम है और बाकी मेरे काम फॉरवर्ड चार्ज में कवर हैं, तो इसलिए बुक्स वाले काम पर भी जीएसटी मैं खुद पे कर दूंगा, मुझे रिवर्स चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ऑथर टू पब्लिशर वाले केस को ना यहां पे क्या बोला, रिवर्स चार्ज है। बट अगर इनको लगता है कि ये फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर सकते हैं तो ये फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो। मतलब वैसे क्या है, वैसे ऑथर टू पब्लिशर पे गवर्नमेंट ने बोला रिवर्स चार्ज है, वैसे रिवर्स चार्ज। बट अगर ऑथर चाहता है कि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करना, कोई दिक्कत नहीं, आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, आप फॉरवर्ड चार्ज के अंदर भी जीएसटी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है जी। तो देखो यहां पे जी, सर सब कोई सो रहा था, इतनी सुरीली आवाज से सब उठ गए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो आपको फिर मेहरबान कदरदान साहिबान, आपके शहर में पहली बार विवेक गावा जागरण पार्टी, आप अपनी शादियों का, पार्टियों का विशेष तरह से अपना प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। ऐसे अनाउंसमेंट कर दूं ना लाइक, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो एक बार, हेलो भाई साहब, ओए ओए सोन पापड़ी, इधर सुन ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है। अब कह रहा है ऑथर टू पब्लिशर, यहाँ पर ऑथर कैन चूज फॉरवर्ड चार्ज, ऑथर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी ले सकता है ही। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात उसे करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी कि फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन वो ले रहा है। और अगर फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन लेगा तो अगले 1 साल तक ये ऑप्शन वो विड्रॉ नहीं कर सकता, अगले 1 साल तक फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर ऐसा करना है तो उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी, अगर आप डिक्लेरेशन फाइल कर दोगे तो फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। चलो अब एक बार यहाँ पे फटाफट से आओ, अब मेरे को बताओ कितनी एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं, सारे बच्चे फटाफट से बोल दो कितनी एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी हैं। मुझे लग रहा है 4 एंट्री हमारी हो चुकी हैं। देखो मुझे लग रहा है कितनी एंट्री हो चुकी हैं, मुझे लग रहा है 4 एंट्री हमारे यहाँ पे हो चुकी है। कौन कौन सी बताओ। पहला तो हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया स्पॉन्सरशिप की सर्विस, क्यों कौन सा हो गया, स्पॉन्सरशिप। दूसरा कौन सा हो गया, डायरेक्टर की सर्विस। तीसरा कौन सा हो गया, वो म्यूजिक कंपोजर वाला। और चौथा कौन सा हो गया, ऑथर टू पब्लिशर वाला। और एक पांचवा भी हो गया इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस वाला। तो 5 एंट्री अभी तक हमारी हो चुकी हैं। कितनी एंट्री हो चुकी हैं, 5 एंट्री अभी तक हमारी हो चुकी हैं। अब यहां पे आ जाओ, अब 5 के बाद अगली 5 एंट्री जो है ना, ये अगली 5 एंट्री ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। मतलब अगली 5 एंट्री जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। अब एक बात मेरे को बताओ सर, पहली सर्विस है इंडिविजुअल डीएसए। अच्छा डीएसए कौन होते हैं, डीएसए होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट।
सर ये कौन होता है? जो बैंकों के बिहाफ पे धंधा करते हैं, जो बैंकों के बिहाफ पे बिजनेस करते हैं, जो बैंकों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ये बैंकों की फैसिलिटी को आगे प्रमोट करते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वैसे तो नॉर्मली होते हैं इंडिविजुअल, बट ये कंपनी भी हो सकती है, जो कंपनी फिर आगे इंडिविजुअल के थ्रू सर्विस देती है। तो अब सुनो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर जो, अच्छा आपने कभी देखे प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल शॉपिंग मॉल के बाहर भी वो डेबिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ठीक है। आजकल तो भाई साहब मैंने एक देखा, एक शादी के अंदर पहुंचे हुए थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। अगर पागल वागल तो नहीं है क्या तू? मतलब शादी चल रही है, वहां पर कह रहा है डेबिट कार्ड बनवा लो। मेरे को तो लग रहा है भाई साहब किसी नहीं, जब जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है वहीं ना पहुंच जाए। हेलो भाई साहब, ओए ओ ओए हेलो ओए, क्या क्या? अरे डेबिट कार्ड तो बनवा के चला जाता, ऐसे क्यों चला गया? डेबिट कार्ड भी नहीं बनवाया था हमारा। मेरे को तो डर लग रहा है वहां ना पहुंच जाए, कि लोग भाई साहब अफसोस करके बाहर आ रहे हो, वहीं पहुंच जाए। हाँ जी, आप एसबीआई का डेबिट कार्ड बनवाएंगे, आपको ऑफर मिलेगा। वो कह रहा है भाई साहब मैं अभी यार अभी मेरा भाई अंदर दिमाग खराब हो रखा है, तो तेरे को डेबिट कार्ड की नहीं पड़ रही। तो अब ये कौन होते हैं? ये सब होते हैं डीएसए। ये कौन होते हैं? ये सब डीएसए होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं। अब ये बैंकों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो अगर ये डीएसए बैंकों के लिए काम कर रहे हैं और बैंक इन्हें बदले में कमीशन दे रहा है, तो उस पर जीएसटी ये डीएसए पे नहीं करेंगे, बैंकिंग कंपनी जो होगी यहां पे जीएसटी पे करेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो यार बहुत सारे डीएसए हैं सर, और बहुत सारे डीएसए हैं जो बैंकिंग कंपनी के लिए काम करते हैं। डीएसए में क्या, डीएसए का मतलब होता है जो एजेंट। और पता है अभी आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक अपने घर के लिए लोन लिया। अब जिस घर के लिए हमने लोन लिया ना, तो उसके बीच में एक एजेंट हमें मिली, उस एजेंट के थ्रू हमारा लोन अप्रूव हुआ, और उसने हमारा लोन अप्रूव करवाया यूनियन बैंक से। यूनियन बैंक से, आई थिंक यूनियन बैंक से लोन अप्रूव करवाया, हाँ यूनियन बैंक से हमारा लोन अप्रूव कराया। और मैंने उसका ना कई बार स्टेटस चेक किया, उसने पीएनबी बैंक की भी फोटो लगा रखी है, एचडीएफसी की फोटो लगा रखी है, भाई साहब देना बैंक की फोटो लगा रखी है, लेना बैंक की फोटो लगा रखी है, मतलब मल्टीपल बैंकों की फोटो लगा रखी है। और मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा यार इसने लोन अप्रूव करवाया यूनियन बैंक से, इसके स्टेटस पे इतने सारे बैंक क्यों हैं? तो फिर उसने बोला कि सर मैं डीएसए हूं। डीएसए मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हूं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, कि मैं जो हूं पानी पानी, मैं जो हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हूं। मतलब मैं अलग अलग बैंकों के बिहाफ पे, मतलब बैंकों के बिहाफ पे काम करती हूं, और बैंक मुझे बदले में कमीशन देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ऐसा है तो भैया उस केस में जीएसटी जो है वो बैंकिंग कंपनी पे करेगी, डीएसए जीएसटी पे नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। हाँ याद आ गया, बिल्कुल सही बात है जी। अंकुश सर वाली स्टोरी, कौन सी अंकुश सर वाली स्टोरी? सर देना बैंक तो मर्ज, अरे देना लेना बैंक जो भी है वही। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल डीएसए। इंडिविजुअल डीएसए अगर सर्विस देगा बैंकिंग कंपनी को, तो बैंकिंग कंपनी वाले जीएसटी पे करेंगे, डीएसए यहाँ पे जीएसटी पे नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे देखो जी, यहाँ पे अब जो होते हैं वो एक होते हैं रिकवरी एजेंट हो गया जी। अब देखिए रिकवरी एजेंट होते हैं क्या आपने, रिकवरी एजेंट होते हैं जी। हेलो भाई साहब, रिकवरी एजेंट देखिए आपने। रिकवरी एजेंट क्या होते हैं? जैसे आपने किसी का लोन नहीं चुकाया, अब जब लोन नहीं चुकाया ना, तो फिर वहां पर क्या होते हैं, वो वसूली भाई नहीं होते, आपने कभी देखा है वसूली भाई? अपना यहाँ पर, यहाँ इस तरह का, ये अपने यहाँ पे बांध के अपना इस तरह से, हेलो भाई साहब, और अपना गले में वो टांग लेते हैं जी, पूरा वो गले में अपना टांग लेंगे, यहाँ पे गले में पटका टांग लेंगे, और फिर भाई साहब ऐसे आएंगे, हाँ भाई साहब, हेलो भाई साहब, ऐसे फिर वो क्या बोल दी तू, अरे क्या तू लोन दे रहा है, लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अबे उठाऊंगा तुझे, तमंचा मार दूंगा तुझे, हैं क्या गल्लब है? अब ऐसे जो होते हैं ना, ये जो होते हैं रिकवरी, ये भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ सर, इनको कोई शर्म लिहाज नहीं होता। बैंकों को शर्म लिहाज होता है, बैंक बैंक कह रहे हैं भाई हम नहीं जा सकते यार, आप हमारे बिहाफ पे लोन रिकवर करवा दो, आप हमारे बिहाफ पे लोन रिकवर करवा दो, हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे बीच में। अच्छा अब ये रिकवरी एजेंट सर्विस किसको देने हैं बताओ जी, जल्दी बोलो। अब ये रिकवरी एजेंट सर्विस किसको देनी है? ये रिकवरी एजेंट जो है वो सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी को दोबारा से, तो उसमें जीएसटी कौन पे करेगा? रिकवरी एजेंट या बैंकिंग कंपनी? ऑब्वियस ये बात है बैंकिंग कंपनी यहाँ पे जीएसटी पे करेगी, बस ये बात ध्यान दो। तो गवर्नमेंट सिंपल सी ये बात कहना चाह रही है कि जो भी ये रिकवरी एजेंट होते हैं
तो ये रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं, उस केस में रिकवरी एजेंट यहां पे जीएसटी पे नहीं करता, बैंकिंग कंपनी जो होती है वो जीएसटी पे करती है। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? कि आपको बात मेरी समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, रिकवरी एजेंट अगर सर्विस दे रहे हैं बैंकिंग कंपनी को तो बैंकिंग कंपनी वाले यहाँ पे जीएसटी पे करेंगे। आगे मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, अब जैसे मान लो बैंकों को, आज बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, ये सारा पैसा आरबीआई के पास जाता है, फिर आरबीआई इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है और आरबीआई कंसल्टेंसी किससे लेता है? एक कमेटी होती है, उस कमेटी को बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ओवरसीइंग कमेटी। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप मेंबर हो किसी ओवरसीइंग कमेटी के और आप सर्विस दे रहे हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो वहां पे आरबीआई जो है वो यहां पे जीएसटी पे करेगा। ये मेंबर जो होंगे ओवरसीइंग कमेटी के जीएसटी पे नहीं करेंगे। तो 3 सर्विस मैंने आपको बताई है, बताओ जी 3 सर्विस कौन कौन सी बताई है? पहली कौन सा हो गया, जल्दी बोलो, पहली कौन सी हो गया? इंडिविजुअल डीएसए। दूसरा कौन सा हो गया? रिकवरी एजेंट। तीसरा कौन सा हो गया? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। अब अगली 2 सर्विस यहां पे चेक करो, नेक्स्ट 2 सर्विस कौन सी है? नेक्स्ट सर्विस है अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकों को सर्विस देगा तो बैंक जीएसटी पे करेंगे, बिजनेस फैसिलिटेटर वहां पे जीएसटी पे नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक होता है बिजनेस कोरस्पोंडेंट। बिजनेस कोरस्पोंडेंट, अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, बट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे तब वहां पे गवर्नमेंट करी आरसीएम लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहता है सर यार ये बताओ यार, ये बिजनेस फैसिलिटेटर और ये बिजनेस कोरस्पोंडेंट कौन होते हैं? अगेन बैंकों के एजेंट होते हैं। आज यार एक बात मेरे को सोच के बताओ, मैं आज देख रहा हूँ, आज ना मतलब क्या हो गया, देखो सर पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, पैसा ना बहुत जरूरी है। पैसा लोग जो कहते हैं ना कि पैसा जो है वो हाथ की मैल है, ठीक है, हाथ की मैल है। कई लोग कहते हैं, मैं तो कहता हूँ ठीक है अगर मैल है तो भाई मुझे उतार के दे दे। पैसा बहुत जरूरी है, बट पैसा ही जरूरी है ऐसा भी नहीं है, पैसा ही जरूरी है ऐसा भी नहीं है। जैसे एक बात मेरे को बताओ सर, आजकल ना मतलब मार्केटिंग का पूरा ट्रेंड है, आजकल ना मार्केटिंग का ना पूरा ट्रेंड है। इट मीन्स अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे ना सर, सिंपल सी बात है, आज आप चल नहीं पाओगे। मैं सही बता रहा हूँ सर, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। आज बहुत सारी कंपनी टॉप पे हैं, फिर भी वो मार्केटिंग क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो टॉप पे बनी रहे। क्योंकि कमिंग जनरेशन जो है, आप समझो मेरी बात को, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली, उसके हाथ में स्नैपचैट है सर। आप मानोगे, मतलब मैं देखता हमारे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट आई थिंक 2-3 साल पहले एक मेड काम करती थी, और मेड काम करती थी सर, उसकी मतलब आई थिंक 9th या 10th क्लास में होगी। अब 9th या 10th या 11th क्लास, मतलब 11th क्लास में होगी। उसकी मम्मी आती थी साथ में, वो भी आती थी। तो अब बाई चांस क्या हुआ कि उसको, मेरे को अपनी वाइफ को फ़ोन करना था, मेरा फ़ोन कहीं दूर था, मतलब चार्जिंग पर नहीं, तो कुदरती फ़ोन उसका, मैंने अपने वाइफ के फ़ोन को करने के लिए उसका फ़ोन ले लिया। मैसेज आ रहे सोनू के, मोनू के, ठीक है री, क्या हाल हैं, कैसे हो, क्या कर रहे हो। आजकल बच्चा सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, चाहे वो स्नैपचैट है, मैं देखता हूँ स्नैपचैट के ऊपर बच्चा कनेक्टेड है। अब मैंने आज तक कभी स्नैपचैट कभी डाउनलोड नहीं किया अपने फ़ोन के अंदर, और मैं अपनी रोजी रोटी पे बैठ के झूठ नहीं बोलूँगा, मतलब मेरे को पता भी नहीं स्नैपचैट किस तरह से चलती है। मेरे भाई ने फिर भी डाउनलोड कर रखी है। लोग पहले खाना खाने से पहले आजकल स्नैपचैट के ऊपर डालते हैं। मतलब एक बार हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, भाई साहब मेरे भाई ने कटोरी खिसकाने नहीं दी, कह रहा पहले स्नैपचैट के ऊपर फोटो डालूंगा, पहले स्नैपचैट को मैंने पहले मतलब उसको मत्था टेकूंगा पहले मैं, तब यहाँ पे खाना हमारे जाएगा। तो आजकल कमिंग जनरेशन जो है वो सारी की सारी क्या है, वो इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट के ऊपर है, यूट्यूब पे है, तो मार्केटिंग करनी है। अच्छा, क्या इन सब की मार्केटिंग करने वाला बंदा सेम ही होगा या अलग अलग होते हैं? बताना जी, जल्दी बताओ, क्या इन सब की मार्केटिंग करने वाला बंदा एक सेम ही होगा, अलग अलग होंगे? अब ऐसे बैंकों को अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो बैंकों के डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट की मार्केटिंग भी अलग अलग होती है और मार्केटिंग टीम भी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही डीएससी अलग होता है, बिजनेस फैसिलिटेटर अलग होता है, बिजनेस कोरस्पोंडेंट अलग होता है, बट तीनों का पर्पस सिर्फ एक होता है कि बैंकों के बिजनेस को बढ़ाना। अब कोई डेबिट कार्ड के बिजनेस को बढ़ा रहा है, कोई म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस के अंदर बढ़ा रहा है, कोई शेयर्स वाले
बिजनेस के अंदर बढ़ा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस के अंदर बढ़ा रहा है, तो इस तरह से वो काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस दे रहा है बैंकों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो बैंक जीएसटी पे करेगा। बट अगर वही बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस देगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। बट बिजनेस कोरस्पोंडेंट जिनसे ये काम करा रहा है, मतलब उनके एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे तो वहां पर रिवर्स चार्ज की बात हो जाएगी। ये बात कहना चाह रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है? बक्का बक्का सर मेरा इंस्टाग्राम भी 9 मंथ से डिलीट है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। मैं तो आपको लास्ट के जितने भी दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर हो जाओ सर। सही बता रहा हूँ सर। मतलब कहते हैं ना कि जैसे फॉरनर हैं, फॉरनर ना सब नशा नुशा करके देख चुके हैं, उनको फिर समझ में आया कि अध्यात्म के अंदर कुछ है। आज आप बनारस जाओ, वृंदावन जाओ, कभी आप देखना फॉरनर को डांस करते हुए, तो वो ना अलग मस्ती के अंदर मस्त रहते हैं जब भी अध्यात्म की बात होती है, स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, क्योंकि वो देख चुके हैं कि नशा वशा करके कुछ नहीं होता। हम लोग जो है इंडियंस जो है ना, वो अध्यात्म से बाहर आ रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं। हमें क्या लग रहा है यार, तुमने टेस्ट कर लिया ना, हमने तो कभी टेस्ट नहीं किया, तो हम पहले टेस्ट करेंगे फिर हम वापिस आएंगे। तो फिर हम किस में, फिर अध्यात्म के अंदर वापस आएंगे। तो होता क्या है भाई, सिंपल सी बात है, लास्ट के 2 महीने जितना भी टाइम है तुम्हारे पास है, मैं अभी कह रहा हूँ सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाओ। कुछ नहीं पढ़ा सर, कुछ नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं पढ़ा। मैं सही बता रहा हूँ सर, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज नहीं आते। पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है सर, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है। और आप कभी रैंकर्स के इंटरव्यू सुन लेना, वो ऑलवेज ये बात कहते हैं कि हम सोशल मीडिया से बहुत दूर थे, हमारा फोन भी जो था वो उसकी नोटिफिकेशन भी हमने म्यूट कर रखी थी, और कुछ ही ग्रुप में ऐड थे जो हमारे ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होते थे। मतलब आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप अटेम्प्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो पूरा दिन फिर व्हाट्सएप के ऊपर बिजी रहेंगे। चलो वापिस आओ जी। तो मेन मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, मेन गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि देखो 5 बिजनेस हैं बैंकिंग कंपनी के। 5 बिजनेस कौन कौन से निकल के आ रहे हैं? पहला कौन सा हो गया? इंडिविजुअल डीएस से। दूसरा कौन सा हो गया? रिकवरी एजेंट। तीसरा कौन सा हो गया? बिजनेस फैसिलिटेटर। चौथा कौन सा हो गया? बिजनेस कोरस्पोंडेंट। और पांचवा कौन सा हो गया? मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ये 5 बिजनेस जो हैं, इन पे रिवर्स चार्ज की बात होती है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। तो हमने कितनी सर्विस कर ली बताओ, कितनी सर्विस कर ली? हेलो भाई साहब, ओए ओ ओए, हेलो ओए ओए, इधर कितनी सर्विस कर ली हमने? टोटल मिला के 10 सर्विस हमने यहाँ पे कर ली है। इन 10 सर्विस पे रिवर्स चार्ज की बात होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब अगली सर्विस जो है वो है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात मेरे को बताना यार, हेलो भाई साहब, ओए हेलो, ओए 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 ओए, इधर एक बात मेरे को बताना, क्या गवर्नमेंट कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है? मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि आर गवर्नमेंट की इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है? बिल्कुल दे रही है। आज आपको पता हो, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, लैंड होती हैं जो वो किराए पर देती हैं। जैसे दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान है, अब दिल्ली में रामलीला मैदान है, वहां पर कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो रेंट पे देती है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के रेंट दिया जाता है। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, उसकी बात यहां पे हो रही है। तो आज जितनी भी और बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं वो गवर्नमेंट के हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट की है, बहुत बड़ी बड़ी वेकेंट लैंड जो है वो गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट है, अब या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, या डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, या रेलवे का डिपार्टमेंट, जैसे पार्किंग लॉट किराए पर दे दिया, तो रेलवे के पास जमीन है, उसने वहां पे पार्किंग बनवा दी और उसके बदले में रेंट ले रहा है। तो अगर रेलवे डिपार्टमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रहे हैं, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन को दे चाहे अनरजिस्टर्ड को दे, दोनों केस में फॉरवर्ड चार्ज है। यहाँ पे आरसीएम का मतलब ही नहीं है। तो पहले तो ये बात कंफर्म कर लो कि रेलवे डिपार्टमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल की सर्विस दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है। अब अगर अदर डिपार्टमेंट रेंटिंग की सर्विस दे रहा है, या तो आरपी को देगा या वो यूआरपी। आरपी मतलब रजिस्टर्ड, यूआरपी मतलब अनरजिस्टर्ड। अगर वो अनरजिस्टर्ड है
तो भैया फिर गवर्नमेंट कह रहा है एग्जाम का कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर वो दिया आरपी को और रेंट 5000 तक है तो भैया एग्जाम है। अगर रेंट 5000 से ज्यादा है फिर वहां पे टैक्स लगेगा और आरसीएम में टैक्स लगेगा। बस ये बात ध्यान दो। ये बात हो रही है गवर्नमेंट की। ये बात किसकी हो रही है? गवर्नमेंट की। ये बात किसकी हो रही है? गवर्नमेंट। सर आपकी बातें तो याद रह जाती हैं पर सेक्शन भूल जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेक्शन तो मैं याद करने को बोल भी नहीं रहा ना, इंस्टीट्यूट तो मैं सेक्शन याद करने को बोल रहे जी। इंस्टीट्यूट भी तुम्हें सेक्शन याद करने को नहीं बोल रहा, मैं भी तुम्हें याद करने को नहीं बोल रहा। सिर्फ तुम्हारे दिमाग में अगर प्रोविजन भी है ना तो भी काम चल जाएगा यार। तो प्रोविजन अगर है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रोविजन दिमाग में होने चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो अगला जी, अब यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अच्छा, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है भाई? जो रेजिडेंशियल हाउस है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे किराए के घर में रहते हैं? एक बार हाथ खड़ा करना जी, यहाँ पे थम्स अप दिखा दो। जल्दी बताओ आप, एक बार थम्स अप दिखा दो जो लोग किराए के घर में रहते हैं। किराए के घर में, दुकान की बात नहीं कर रहा मैं, घर की बात कर रहा हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किराए वाले घर में रहते हैं? बताओ जी, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किराए वाले घर में रहते हैं? बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जी। एक बार थम्स अप दिखाओ अगर कोई आप में से बच्चा है जी। नूतन, शिवानी, स्नेहा, श्रुति, ओके, विकास, ठीक है, यश, ठीक है, निशिका, ओके ग्रेट। उसके बाद यहाँ पे श्रेया। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन ये है कि आप में से जो भी बच्चे किराए वाले घर में रहते हैं, अच्छा क्या वो किराए वाला घर रेजिडेंशियल हाउस है? हाँ या ना बोलना है। क्या उसको आप रहने के पर्पस में यूज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं? नहीं। क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रहने वाला घर, अगर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रहने वाला घर अगर किराए पर दिया गया, किसको? अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दिया गया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जो आदमी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो नॉर्मल लोगों की बात हो रही है जी। और अगर आप उसको रेजिडेंस पर्पस में यूज कर रहे हैं रहने के लिए तो एग्जम्प्ट है। अगर आप उसे कमर्शियल पर्पस में यूज कर रहे हैं तो फिर टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा जी। और आप चेक करना, बहुत सारी रेजिडेंशियल जगह पर पीछे दुकान या पीछे मकान आगे दुकान, या नीचे दुकान ऊपर मकान, अब लोग कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर भी यूज कर रहे हैं। वो बात अलग है कि कोई गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि हो सकता है कोई कंप्लेन गवर्नमेंट के पास जा ना रही हो, या गवर्नमेंट भी कह रही हो चल कोई बात नहीं, छोटी मोटी दुकान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट प्रैक्टिकली रेजिडेंशियल जगह पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कमर्शियल जगह पर रेजिडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो रेजिडेंशियल कम कमर्शियल होती हैं। बट गवर्नमेंट ने कहा अगर रहने वाला घर रहने के लिए यूज कर रहे हो, अनरजिस्टर्ड हो, एग्जम्प्ट है। और अगर रहने वाला घर आप किसी और पर्पस में यूज कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फिर टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में। अब अगर यही रेंटिंग की सर्विस आपने दी है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो दो केस हैं, या तो वही रेजिडेंस, फिर तो वो एग्जम्प्ट है। अगर अदर पर्पस है तब टैक्स लगेगा और आरसीएम में लगेगा। मतलब आरसीएम तब लगेगा अगर सर्विस लेने वाला जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर वो सर्विस लेने वाला अनरजिस्टर्ड है तो फिर गवर्नमेंट ने बोला अगर लगेगा भी तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लग सकता। अब यहाँ पे कंडीशन ही है कि भैया वही पैसा आपके पर्सनल अकाउंट से ना कटा हो, सॉरी पर्सनल अकाउंट से कटा हो और आप इसको अपने पर्पस में यूज कर रहे हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। और सुनो ध्यान से, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो बच्चे भी हॉस्टल में रहते हैं, देखो नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, मतलब ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कब? एकोमोडेशन सर्विस फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट रेजिडेंस, एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल कैंप पेइंग गेस्ट एंड हिज द लाइक। इस केस के अंदर भी गवर्नमेंट कह रही है पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। वैसे पॉइंट ना आगे रखे हमारा एग्जाम्पशन के अंदर भी आएगा, वैसे पॉइंट हमारा आगे रखे एग्जाम्पशन के अंदर भी आएगा, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं ना, हाँ यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है 20,000 की है, कि आपका जो एक कंडीशन और है कि रेंट आपका 20,000 से कम होना चाहिए। ठीक है। और आप रेजिडेंशियल पर्पस में आप यूज कर रहे हो उसको, कमर्शियल पर्पस में यूज ना कर रहे हो, ये भी कंडीशन है। बट ये एग्जाम्पशन के अंदर आती है। जैसे होता है ना हॉस्टल नहीं होते, हॉस्टल आजकल हॉस्टल में हॉस्टल हो गया, पीजी हो गया, उसकी बात कर रहे हैं कि जो हाई प्रोफाइल पीजी हैं, जो हाई रेंट चार्ज कर रहे हैं, उन पे जीएसटी लगाना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला रेंट तुम्हारा 20,000 से कम है, अगर रेंट तुम्हारा 20,000 से कम है
और कम से कम आप 90 डेज उस बिल्डिंग में रह रहे हो। आपने अगर बिल्डिंग छोड़नी है 3 महीने के बाद छोड़ना, और रेंट तुम्हारा 10,000 से कम होना चाहिए। तो अगर रेंट तुम्हारा 10,000 पे, सॉरी 20,000 से, अगर रेंट तुम्हारा 20,000 से कम है और कम से कम 90 डेज रह रहे हो, तब एग्जामिशन मिलेगी। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, यहां पे देखो जी, अगर वैल्यू इक्वल और लेस देन 20,000 पर मंथ और एकोमोडेशन 90 दिन या उससे ज्यादा है, देखो हो गया ना, यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं है, एग्जामिशन। बस इसको ध्यान से पढ़ लो, इसको ध्यान से पढ़ लो, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे। अब देखो रेंट 20,000 से ऊपर है, मुझे कितने दिन रहा वो चेक ही नहीं करना, जीएसटी लगेगा। रेंट 20 और लेस है एंड 90 दिन से कम है, जीएसटी लगेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रेंट 20,000 से ऊपर है और वही एकोमोडेशन लेस देन 20 है, तो भी जीएसटी लगेगा जी। बस एक केस में ध्यान रखना, यहाँ पे 90 दिन है उससे ऊपर है और रेंट 20,000 और लेस है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे एग्जामिशन वाली कैटेगरी आ जाएगी जी। अब ऐसा करो, एक सेकंड ना ये पढ़ो, पहले पूरी की पूरी एंट्री पढ़ो, ये वाली पहले यहां से पढ़ो, इतना पढ़ो। अब देखो यहां पे जी, बोलो भाई। मेरा वाले डन, लोग कर दो इसको। सैलरी का प्रोविडेंट फंड वाला ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है जी, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक। सर माई आई इज गेटिंग क्लोज, मतलब आंखें पास आ रही हैं, मेरी आंखें तो पास नहीं आ रही, बीच में नाक आ रहा है, पास आ नहीं आ रही। तुम्हारी कैसे आ रही है भाई, पता नहीं। चलो इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक बात बताओ, अभी तक हमने कौन सी ऊपर बात की, अभी तक हमने बात की रेजिडेंशियल बिल्डिंग कि अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर देंगे तो क्या होगा। अच्छा एक बात पता, क्या कमर्शियल बिल्डिंग भी किराए पर दी जाती है? क्या कमर्शियल बिल्डिंग भी किराए पर देते हैं? कमर्शियल बिल्डिंग बिल्कुल देते हैं जी। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग मतलब दुकान ऑफिस वो किराए पर दिया जा रहा है, आरपी टू आरपी है फॉरवर्ड चार्ज, आरपी टू यूआरपी है फॉरवर्ड चार्ज, यूआरपी टू यूआरपी है, दोनों अनरजिस्टर्ड है, तो भैया एग्जाम्प्ट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, फिर तो एग्जाम्प्ट है ना। यहाँ पे सॉरी यूआरपी टू यूआरपी एग्जाम्प्ट है, बट अगर कोई यूआरपी टू आरपी है और आरपी वो सेक्शन 10 वाला ना हो, नॉर्मल हो, मतलब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी दुकान किराए पर दी एक रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में गवर्नमेंट यहां पर अब रिवर्स चार्ज लेकर आई है। बस ये पर ध्यान दो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक अगर रजिस्टर्ड पर्सन किराए पर दे रहा है फिर तो जीएसटी है ही है फॉरवर्ड चार्ज में। अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है, किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। अनरजिस्टर्ड पर्सन किराए पर दे रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में गवर्नमेंट यहां पे आरसीएम लेके आई है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात में समझ में आ रही है? सीएस बनने से पहले यार इंग्लिश सही से लिखना सीखो। ओ माय गॉड, हर्षिता गुस्से में भाई, हर्षिता गुस्से में, हर्षिता गुस्से में, सॉरी हर्षिता, आई एम सॉरी, मेरे से कुछ गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है, मेरे से गलती हो गई है तो ठीक है। अब एक बार ऐसा करते हैं फटाफट से, नहीं नहीं बस हर्षिता बस एक बार बस फटाफट से रिवीजन करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी आरसीएम वाली एंट्री आज हमने रिवाइज की है। देखो पहला हमने क्या किया, स्पॉन्सरशिप की सर्विस। दूसरा हमने कौन सा किया, डायरेक्टर की सर्विस। तीसरा अपना म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी या ऑथर टू पब्लिशर, 4 हो गए। पांचवा हो गया इंश्योरेंस एजेंट। फिर छठा इंडिविजुअल डीएसए। सातवां रिकवरी एजेंट। आठवां मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, उसके बाद फिर यहां पर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी,
उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, और फिर हमारा आ गया हाँ बिजनेस फैसिलिटेटर, फिर कौन हो गया बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट, ये तो हो गए बैंकिंग कंपनी वाले, ठीक है, ये 5 हो गए। अगला फिर आ रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट, उसकी बात हो गई। फिर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अगर आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग किराए पर दी है उस पर भी रिवर्स चार्ज है। फिर रेंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग पर भी रिवर्स चार्ज है, अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है तब वहां पे रिवर्स चार्ज की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। हाँ कॉपीराइट हो तो क्या, म्यूजिक कंपोजर वाला, अबे नालायक को बोला नहीं, म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी, फिर ऑथर टू पब्लिशर वाले केस में रिवर्स चार्ज है, बट वहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन मिल जाता है। सर नोट फॉर ऑल वाला बैच कर रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है, मैंने तो पहले ही कहा है, वो उससे बड़ी बढ़िया कोई बैच हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ अमेंडमेंट आएंगे जी, अमेंडमेंट आएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है जी, पक्का पक्का, ठीक है। तो अब जाके सारी एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाती हैं। अब कुछ एंट्री जो हमारी बैलेंस बची हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, होपफुली कल होगी तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो फिर परसों मिलेंगे मंडे को सेम टाइम पर 12:30 बजे, ठीक है। और अगर कल होगी तो कल मैं आपको इन्फॉर्म जरूर पक्का पक्का कर दूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसा करें कल सुबह रख ले 9 बजे क्लास, कल सुबह 9 बजे क्लास रख लें, हैं क्या बोलते हो, कल सुबह 9 बजे रख लेते हैं 1-1.5 घंटे की क्लास, बोलो 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 बोलो। बोलो हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो जी। तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर रख सकते हो। चलो चलो नहीं रात को तो पॉसिबल नहीं होगा, चलो ठीक है ठीक है, तो कल प्लान करते हैं। वैसे तुम उठ तो जाते ही हो ना, उठ तो जाते ही हो, तो मैं अगर 9 बजे हमारी क्लास होगी तो मैं 7:30-8 बजे तक डाल दूंगा, ठीक है ना, 7:30-8 बजे तक आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो प्लीज़ एक बार देख लेना। अगर हमारी क्लास कल 9 बजे होगी तो मैं टेलीग्राम पे 7:30-8 बजे तक अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे लाइक करो, बहुत सारे कमेंट करना, और वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे यारो, थैंक यू सो मच। ਅੱਕਿਆ ਪਛਾਣ ਬਦਲੋ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਐ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਐਡੇ ਮੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਦਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ